हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी केटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रेलवे जेई प्रोडक्शन में जो क्वेश्चंस आपका आए थे 2019 में, उसका पीआईक्यू डिस्कस करने वाला हूं। और मैकेनिकल ब्रांच को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 100 क्वेश्चंस जो आपके सीबीडी 2 में टेक्निकल पोर्शन से आने वाला है, उसमें से जो 10 टॉपिक सिलेबस में दिया गया है, उसमें से तो भाई अकेले ही प्रोडक्शन के ही 5 टॉपिक है। और ये 5 टॉपिक आप सभी को पता होगा, ये मशीनिंग है, मेट्रोलॉजी है, ग्राइंडिंग है, वेल्डिंग है और मटेरियल साइंस है। तो इससे लगभग आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 to 50 क्वेश्चन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेक्निकल पोर्शन। तो ये बंदा जिसने अच्छे से कर लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो भी आपको डेटा बेसिस पे। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कोई फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लेता है, सोम भी पढ़ लेता है, थर्मल भी पढ़ लेता है, इंडस्ट्रियल भी पढ़ लोगे, ठीक है। और इस पोर्शन को अगर अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो मेरे दोस्त टेक्निकल में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आरआरबी जेईई का सिलेबस का जो फंडा है वो बिल्कुल अलग है। तो चलो इस क्वेश्चन में जो 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे ना, वो सारा चीज़ डिस्कस करूंगा। टोटल अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस उस टाइम पूछे गए थे, जिसमें से 5 टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर का लेंथ हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए कम कम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि 20 मिनट के लेक्चर में 20 मिनट में जो है एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और लेक्चर का फीडबैक यार लास्ट में ज़रूर देना। और इन क्वेश्चंस का अगर आप चाहते हो कि टेलीग्राम जो हमारा चैनल है एटीएस क्लासेस के नाम से, कि उस पर भी मैं इसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू डिस्कस कर लूँ, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त ये 2019 में पूछे गए हैं, सारे ही क्वेश्चंस पीआईक्यू है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये चीज़ आइडिया लगने वाला है कि भाई ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वेल्डिंग से टॉपिक देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ PWST इन वेल्डिंग। तो इसका मतलब होता है, ऑप्शन ए में लिखा है प्री वेल्ड हीटिंग टॉर्च, ऑप्शन बी पोस्ट वेल्ड हीटिंग टॉर्च, पोस्ट वेल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट, और डी है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो सारे ही ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, जब तक आपको ये अच्छे से पता नहीं रहेगा, तुक्का लगाओगे एग्जाम में गलत करके आओगे। तो इसका आंसर जो होता है डी होता है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द होल्स टू एक्यूरेट साइज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए काउंटर बोरिंग, ऑप्शन बी ड्रिलिंग, ऑप्शन सी रिमिंग, ऑप्शन डी नर्लिंग। अगर हमें मान लो किसी सरफेस पे 10 mm का डायमीटर करना है, बनाना, ये डाया बनाना है इस पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल करना है तो ड्रिलिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस 10 mm को बढ़ा के 15 mm कर लेना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बोरिंग। लेकिन अगर फिनिश्ड डाया बनाना है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिमिंग। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नर्लिंग जो होता है ना, ये ग्रिप बनाने के लिए जो होता है सरफेस में, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ग्राइंडिंग रेशियो वेरीज फ्रॉम इन वेरी रफ ग्राइंडिंग। तो रफ ग्राइंडिंग, कोर्स ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग। तो रफ ग्राइंडिंग में जो ग्राइंडिंग रेशियो होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, तो ये 1 से लेकर 5 तक जो होता है ये वेरी करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ये सारा डाटाबेस क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आरके जैन वाली बुक आती है ना, वहाँ पे ये सब टॉपिक बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस पे पूछा जाता है। आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ लोग खुरमी से भी कर सकते हो, ठीक है। ये जब का प्रोडक्शन वाला सिलेबस है। और अगर आपके पास अदर सोर्स भी है, यूथ पब्लिकेशंस वगैरह, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टॉय ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। देखो ये वाला जो एक ट्राइंगल का फेस बनता है, जिसको यहाँ पे इसको बोला जाता है क्या, मतलब दो अगर बेस मटेरियल को अगर आप जॉइंट कर रहे हो ना, तो इस तरीके से एक शेप बनता है। तो इसको ट्रायंगल शेप में जो ये आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट बोलते हैं। ये थ्रोट हो जाता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको टॉय बोला जाता है, ठीक है। ये भी टॉय है और ये भी टॉय है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ के रखा है कि ये रूट और टॉय जो होता है इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन ए है इफेक्टिव थ्रोट, ऑप्शन बी लेग, सी है एक्चुअल थ्रोट, और डी है फेस। तो भाई थ्रोट तो ये वाला होता है, जो वेल्ड फेस जो होता है ये उससे, और रूट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको थ्रोट बोलते हैं। डीपेस्ट पॉइंट को रूट बोलते हैं, और ये जो दो आपके साइड में पॉइंट दिख रहे हैं इसको टॉय बोलेंगे। तो यहाँ रूट और टॉय के जो होता है उसको हम लोग लेग बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है और हम सभी को पता है कि जब भी हम लोग किसी मशीन किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, चाहे हम लोग कास्टिंग प्रोसेस करें, चाहे हम लोग फोर्जिंग प्रोसेस करें, चाहे रोलिंग प्रोसेस करें, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विल बी चेंज। तो अगर हम इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए जैसे चेंज हो गया, किसी की डक्टिलिटी चेंज हो गई, किसी का मान लो हार्डनेस चेंज हो गया, किसी की स्ट्रेंथ चेंज हो गया, और हम चाहते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो चेंज हुई है वो फिर से उसका जो ओरिजिनल था वही रहे, तो उसके लिए हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जैसे नॉर्मलाइजिंग हो गया, एनिलिंग हो गया, ये सारे क्या हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग के केस में हम लोग जो करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को फर्नेस में गर्म करते हैं और फिर इसको आपका ओपन एटमॉस्फेयर में हवा में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस वाली जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी इसमें प्राप्त होती है। तो ये रिमूव इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करता है, मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है, टू इन्हेंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो कोई भी अगर हम लोग एनलिंग करें, नॉर्मलाइजिंग करें, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। वी नो वेरी वेल दैट पहले हम लोग माइन से जो है आयरन ओर निकालते हैं, ठीक है, और आयरन ओर से इम्प्योरिटीज़ को भगा देते हैं, तो उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। इस पिग आयरन में भी 99.99% आयरन है, बट कुछ परसेंट इम्प्योरिटीज़ है। अब ये ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन मिलता है, फिर प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है हमें क्यूपोला फर्नेस जो होता है वहाँ से निकालते हैं, जिसका नाम होता है रॉट आयरन। इसमें 100% आयरन है। अब इस 100% आयरन में क्या होगा कि अगर आप क्या करो कि 0.03 से लेके सपोज 1.5% तक अगर आप क्या कर देते हो, मिलाते हो इसमें कार्बन, तो वो जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी उसको हम लोग स्टील बोल देंगे। और आप जो है 2 से लेकर 4.3% तक अगर कार्बन मिलाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आयरन बोलेंगे, ये सॉरी कास्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से बेनाइट, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट और लेडोवराइट में सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है स्टील का। जब आप स्टील को हीट करोगे ना, तो जैसे रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे हीट करके लेके जाओगे 15 से 39 डिग्री में, आपको पता है आयरन का जो है मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। बट ये रूम टेम्परेचर से जब ये 15 से 39 जाएगा तो पहले अल्फ़ा आयरन रहता है, फिर गामा आयरन बनेगा। ठीक है, पहले अल्फ़ा रहेगा, फिर उसके बाद गामा बनेगा, फिर आपके बाद डेल्टा आयरन बनेगा। तो अल्फ़ा आयरन रहती है जब रहेगा तो उसको हम लोग अल्फ़ा फेराइड भी बोलते हैं। उस टाइम जो है उसकी प्रॉपर्टी बीसीसी और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक का रहता है। जैसे हम लोग गामा तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो एफसीसी स्ट्रक्चर का हो जाएगा, ये नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। अब जैसे ही डेल्टा पे आएंगे तो ये पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी आपका बीसीसी स्ट्रक्चर का होता है और ये मैग्नेटिक होता है। तो जब आप इसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक आगे जाते हो ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो चेंज होती रहती है। और फिर जब हम लोग कूलिंग करेंगे ना, तो जो सडन क्विंचिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वाटर में या फिर सॉल्ट वाटर हो, चाहे आपका वाटर हो, तो उसमें जो हमको हार्डेस्ट सर्विस मिलता है स्टील का, दैट इज़ नोन एज मार्टेनसाइट। और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बेनाइट और मार्टेनसाइट दोनों में से ही कौन ज़्यादा डक्टाइल है, तो बेनाइट जो होता है ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया कि द डिस्टेंस दैट फ्यूजन एक्सटेंड्स इनटू अ बेस मेटल और प्रीवियस पास फ्रॉम द सरफेस मेल्टेड ड्यूरिंग वेल्डिंग इज नोन एज। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर जो आप यहाँ वेल्डिंग करके मान लो वेल्ड आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मटेरियल है इस पे अंदर जाता भी है। ठीक है, तो कितना गया, नहीं गया, कितना एक्सटेंड तक गया, उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट सरफेस ऑन लेथ। ऑप्शन ए बोरिंग, रिमिंग, फेसिंग, ड्रिलिंग। बोरिंग होना पता होना चाहिए, फ्लैट फेस नहीं है। बोरिंग होता है जो डायमीटर का होल है उसको बढ़ाने के लिए बोरिंग करेंगे। रिमिंग जो होता है किसी होल को फिनिश करने के लिए, और ड्रिलिंग तो होल बनाने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाता है व्हाट डज वी रिप्रेजेंट इन दिस कन्वेंशनल एब्रेसिव व्हील गिवन बाय। तो ये जो है ग्राइंडिंग में एब्रेसिव व्हील का नोमेनक्लेचर है, तो इसमें वी क्या शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है ग्रेड, ऑप्शन बी बॉन्ड टाइप, ऑप्शन सी ग्रिड साइज और ऑप्शन डी इज एब्रेसिव टाइप। तो क्वेश्चन 9 का यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, आपका बॉन्ड टाइप यहाँ पे दिखा रहा है वी का मतलब।
देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का नोमेनक्लेचर ये इंडियन वाला है, ठीक है, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड, और एक अमेरिकन का भी आता है। तो ये जो E6010 इसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रोड का कितना टेंजाइल स्ट्रेंथ है। तो इसमें जो 60 दिया गया ना, तो ये जो 60,000 PSI बन रहा है, यही इसका जो है इलेक्ट्रोड का टेंजाइल स्ट्रेंथ होगा, ये इस पर भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच द फॉलोइंग इज आर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 का आंसर है सी। सारे क्वेश्चंस आरआरबी जेईई 2019 के हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रोडक्शन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि स्टील विथ 0.8% कार्बन एंड 100% पियरलाइट इज कॉल्ड। हमें पता है कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि जब किसी आयरन को आप रूम टेम्परेचर से उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक लेके जाते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ जो है किस तरीके से चेंज होती है। 0.03 से लेके 1.5% जो होता है वो स्टील होता है अगर कार्बन मिला रहेगा आयरन में, तो ठीक है। और 2 से 4.3% अगर मिला हुआ रहेगा तो उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा या आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम देखा होगा, तो वहाँ पे 3 रिएक्शन बनते हैं, ठीक है। एक 1493 पे बनता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यहाँ पे बनता है आपका यूटेक्टिक रिएक्शन 1147 डिग्री सेल्सियस पे, और 723 डिग्री पे बनता है यूटेक्टाइड। तो यूटेक्टाइड जो 0.8% पे होता है उसमें 100% पियरलाइट होता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि अगर किसी स्टील में 0.8% कार्बन और 100% पियरलाइट है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको यूटेक्टॉइड स्टील बोलेंगे। इसके लिए आयरन कार्बन आपका इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने मटेरियल साइंस का क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है बड़ा ही अच्छा स्टार्ट किया था। प्ले लिस्ट पर जाना, मटेरियल साइंस आरआरबी जेईई देखना, वहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन रिवर्स पोलैरिटी जो होती है वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होल्डर इज। हमें पता है कि ये मान लो कि इलेक्ट्रोड है, फ्लक्स लगा होता है चारों तरफ, और मान लो यहाँ पे इसका होल्डर है, यहाँ पे वर्कपीस है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि वर्कपीस को पॉजिटिव और यहाँ पे इसको निगेटिव कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि वर्कपीस को निगेटिव और इसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। मतलब अलग अलग अगर हम लोग पोलैरिटी चेंज करेंगे तो क्या चेंज होने वाला है। तो रिवर्स पोलैरिटी के केस में, ठीक है, पूछा है कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसको माइनस रखेंगे कि प्लस रखेंगे, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो जो रिवर्स के केस में जो है इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और आपका जो वर्कपीस होता है ये निगेटिव होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो भाई यहाँ पे जंप करते हैं और इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके यहाँ पे जो है ज़्यादा फिलर मटेरियल यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर डायरेक्ट स्ट्रेट या तो स्ट्रेट पोलैरिटी पूछ लेगा कि स्ट्रेट पोलैरिटी के केस में किसका क्या रहेगा, तो स्ट्रेट पोलैरिटी अगर हो गया तो उसमें जो है वर्कपीस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका ये रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी में आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा कि जो होल्डर होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, यानी वर्कपीस जो रहेगा निगेटिव रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ई इन ग्राइंडिंग व्हील। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन डी सेलेक्ट बॉन्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बेक रेक ऑफ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स। तो बेक रेक जो होता है टर्निंग टूल में वो जो मेजर होता है वो मशीन ट्रेवर्स प्लेन से होता है, इसीलिए क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि साइनाइडिंग इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ फॉर द हार्डनिंग ऑफ सरफेस। तो जिस वैसा स्टील जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज बहुत कम है और हम चाहते हैं कि इसका सरफेस जो रहता है वो डक्टाइल में ही रहे बट इसका सरफेस हार्ड हो जाए, उसके लिए हम लोग कार्बन के एलिमेंट मिलाते हैं, नाइट्रोजन का एलिमेंट मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोला जाता है क्या कि इसको हम लोग केस हार्डनिंग बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग लो स्टील जो होता है अगर उसके सरफेस को हार्ड करने के लिए अगर हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करेंगे तो उसको केस हार्डनिंग बोलेंगे। तो अगर कार्बन के इसमें एलिमेंट मिलाया जाएगा तो उसको बोला जाता है क्या, कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में सरफेस पे कार्बन के एलिमेंट को डिफ्यूज़ किया जाता है, और अगर नाइट्रोजन का एलिमेंट इसमें डिफ्यूज़ किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, नाइट्राइडिंग। और कार्बन और नाइट्रोजन को दोनों का ही इसमें अगर एलिमेंट को डिफ्यूज़ करके जो है इसका सरफेस का हार्डनेस बढ़ाई जाती है तो उसको बोला जाता है क्या, साइनाइडिंग बोलेंगे उसको, ठीक है, साइनाइडिंग। तो उसको बोलेंगे साइनाइडिंग।
सी से कार्बन और एन से याद रखना नाइट्रोजन। तो पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 16 में साइनेडिंग इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ही इसमें एडिशन होता है, बट हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखो नाइक्रोम दिया, नियोन दिया, नायोबियम, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी जो नाइट्रोजन दिख रहा है वो होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है थर्मिट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन अल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ अबाउट, तो इसमें पूछा अल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का रेशियो, तो इसलिए ये होगा 1:3 ऑप्शन बी। अगर उल्टा पूछता, अगर आयरन इज टू अल्यूमिनियम पूछ देता तो ये 3:1, ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है भाई मेरे, अच्छे से आंसर देना इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कि अ कंसंट्रेशन ऑफ 100 मीन्स कैरेट ऑफ ग्रीट पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वॉल्यूम। देख रहे हो किस तरह डेटा बेसिस क्वेश्चन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, अगर कहीं पढ़े हो कंसेप्ट पता है और इसका जो थ्योरी है पोर्शन वो आपको याद है, तभी आप इस वहाँ पे एग्जाम हॉल में इसको टिक कर पाओगे सही आंसर। तो इसका होता है ए 4.4। क्वेश्चन 19 है ग्रेन साइज रेंजेस बिटवीन 6 and 24 इज कंसिडर, तो इसको कंसिडर किया जाता है आपका कोर्स ग्रेन। क्रीप जो होता है हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी मतलब टोटल 3 स्टेज में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन 20 का आंसर ए है। 21 में पूछा गया, अगर आपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखा होगा तो उसमें एंगल होते हैं बैक रेक, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, नोज रेडियस, टोटल 7 नॉमेनक्लेचर रहते हैं उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। जिसमें पूछा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक का इंटरसेक्शन और जो बेस होता है ऑफ द टूल का इंटरसेक्शन होता है उस एंगल का नाम क्या हील होता है। ठीक है। ये यहाँ पे इसका नोज होता है, ये फेस हो गया। क्लियर है। और यहाँ पे जो आपका होल्डर होता है टूल होल्डर, उसको सेंक बोला जाता है। तो क्वेश्चन 21 का आंसर डी। क्वेश्चन 22 द कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, तो कैपेसिटी जो होती है लेथ की उसको एक्सप्रेस करते हैं स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर। ठीक है। तो इसको सारे जो टेल स्टॉक हेड स्टॉक जो होता है, यहाँ हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, ठीक है, क्रॉस स्लाइडर होता है, यहाँ इसको जॉब को मूव करवाया जाता है इन दोनों के बीच में, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए। 23 में पूछा गया कि और टूल हैज़ द सिग्नेचर फ्रॉम, देखो यहाँ पे टोटल 7 नॉमेनक्लेचर दिया गया, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है, तो यहाँ 1 क्या बता रहा है, तो मैंने बताया पहला होगा बैक रेक, साइड रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, 1 का मतलब नोज रेडियस, तो आंसर इसका ए। क्वेश्चन 24 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ होल, तो प्लग गेज होता है मेरे दोस्त, डायमीटर ऑफ होल को चेक करते हैं। क्वेश्चन 25 है विच वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर चेकिंग ट्राइंगल इफेक्ट, तो ये होता है वी ब्लॉक विद 120 डिग्री एंगल इज यूज्ड। तो ये टोटल आपका 25 क्वेश्चंस, और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया हुआ। अगर इसका चाहते हो कि हाँ जो है टेलीग्राम पर भी इसका MCQ के तौर पे अगर क्वेश्चन चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। काम की चीज़ें है तो दोस्त इसको मतलब शेयर करने के लिए मतलब मत चुकना, और चैनल पर नए हो और वीडियो देख के चले जाते हो तो यार सब्सक्राइब कर लिया करना, यही मेरा मोटिवेशन का रीज़न होता है। चलो फिर आप लोग अपना तैयारी में लगे रहो CBT 2 की। CBT 1 का रिजल्ट उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें जनवरी के एंड या फरवरी का फर्स्ट या सेकंड वीक में देखने को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।